एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट वाटर रिसोर्सेज। सो ये जो है क्लास 10 ज्योग्राफी बिहार बोर्ड का चैप्टर है। सो देखिए, वाटर रिसोर्स जो होता है ये वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स होता है जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ होता है। सो वाटर जो है एक टाइम पे सिविलाइजेशंस के टाइम से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशंस होती थी, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या कितनी भी रही हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारी ही वाटर के आसपास, रिवर के आसपास ही हुआ करती थी। सो पानी का में यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी होता है और कूलेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है पानी। यहाँ तक कि अर्थ का 3/4 जो पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन वो सलाइन वाटर है, यानी कि हम डायरेक्टली उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो फ्रेश वाटर जो है हमें सरफेस और अंडरग्राउंड के सोर्स से मिलता है। सरफेस वाटर जो होता है वो रिन्यूएबल होता है बेसिकली, और क्योंकि अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और रेनफॉल के थ्रू भी हमें सरफेस वाटर मिलता है। 20% इवेपोरेट होता है, फिर उसके थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर उसके बाद लेक्स और पॉन्ड्स में, रिवर और कैनाल में, फिर सी और ओशियन में। इस तरीके से जो हमारा रेनफॉल है वो हमें इतने सारे सोर्स पानी के देता है। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पानी मोशन के थ्रू क्लियर होता है, जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए और भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। एक वो एटमॉस्फेरिक वाटर जो कि ओशियंस होता है ना, उसमें लार्जेस्ट रिजर्वोयर ओशियंस को कहा जाता है, इसको जलधि भी कहते हैं हिंदी में। अब ये जो पानी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर को हम वाटर हेमिस्फेयर भी कहते हैं और नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में पूरा पानी पानी है, इसलिए इसको वाटर हेमिस्फेयर भी कहा जाता है। और यहाँ पे सॉल्ट वाला पानी बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे फिश उसके अंदर रहती हैं, वेजिटेशन और मिनरल्स के लिए सॉल्ट वाला पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो 16% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की 16% पॉपुलेशन, और हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। तो आप देख सकते हो कितना गैप है कि इतनी पॉपुलेशन और हमें पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सो ऐसा देखा गया कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर जो है रेनफॉल से हमें मिलता है, और 18,069 क्यूबिक किलोमीटर सरफेस वाटर से, जो कि 2/3 पार्ट है पूरे वाटर का। और पर पर्सन की अगर हम बात करें तो पहले 5177 पर पर्सन पानी यूज़ होता था, फिर 1829 हुआ, उसके बाद से 2000 तक 1829, और 1342 2025 तक। तो ये हमें दिखा रहा है वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को, कैसे पानी घटते ही जा रहा है, बल्कि इसको रिजर्व होना चाहिए लेकिन ये कम होता जा रहा है। इसके अलावा जो वाटर क्राइसिस को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा पहले 5177 से घट के हुआ 1829, फिर 1342, कितना कम हो रहा है। वाटर क्राइसिस को क्रिएट कर रहा है। इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ भी बनाई, जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी सितंबर 1987 में बना था, फिर 2002 में भी इसको अपग्रेड किया गया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है ताकि पानी को सेव किया जाए, क्योंकि ये सस्टेनेबल रिसोर्स भी है और फ्यूचर जनरेशन को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। और जो अंडरग्राउंड वाटर है इसको रिचार्ज करना, एक जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो भी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के फेवर में थे, ताकि इसका भी ह्यूमंस आगे यूज़ कर सके। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो रेनफॉल होता है उसको अपने घर के छत पे कोई स्टोरेज बना के उसको स्टोर करना, और बाद में उसको साफ़ करके रिन्यू करके हम इंसान यूज़ कर सके। तो कलाम रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत सपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, सोन डैम्स, ये सब, और सेडिमेंटेशन किया जाता है पानी का। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसीलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बन रहा था। सो इस डैम को रोकने के लिए, ताकि नर्मदा रिवर को बचाया जा सके। और तहरी डैम आंदोलन भी चलाया गया, तहरी को बचाने के लिए। आपको समझ में होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना,